हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है दैट वी हैव स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड जिसके अंदर हम ऑलरेडी अपनी अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं एंड वी हैव कवर्ड अराउंड 4 to 5 अथॉरिटीज़ एंड विद टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अथॉरिटीज़ दैट डील विद द एजुडिकेशन प्रोसेस। बेसिकली ये वो अथॉरिटीज़ होने वाली हैं जो कि कंपल्सरी एजुडिकेशन है, जहाँ पर कि आपको कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है इंडस्ट्रीज के रिलेटेड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर दैट आर मेंशन इन द स्केड्यूल्स, और उनके हिसाब से देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ देम दैट इज द लेबर कोर्ट्स। सो लेबर कोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं एंड वो किस सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करते हैं, क्या क्या उनके पास में पावर्स रहेंगी, कौन उसमें मेंबर्स रहेंगे, कैसे इनको इस्टेब्लिश करा जाएगा, कौन से मैटर्स ये कवर करेंगे। तो बेसिकली उनके बारे में हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब ये जो लेबर कोड वाला टॉपिक है, इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इसके बाद के जितने वीडियोस होने वाले हैं, 2-3 वीडियोस इसके बाद वाले लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स एंड देयर इज़ वन मोर ट्राइब्यूनल, तो उनके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम इसको वीडियो को इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि जिसमें आपका शॉर्ट के लिए भी एंड लॉन्ग के लिए भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड को समझते हैं कि लेबर कोड्स एक्चुअल में होते क्या हैं। लेबर कोड्स को डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 के बी के अंदर, इसको डिफाइन करा गया है, जहां पर उन्होंने क्या कहा दैट लेबर कोड मींस द कोड्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। हम ऑलरेडी सेक्शन 3 से अथॉरिटीज वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, 3, 4, 5 हमने कवर करा, 6 भी कर लिया, एंड आज हम करने वाले हैं सेक्शन 7, जहां पर हमें डिफाइन करा गया है लेबर कोड्स के बारे में, एंड उन्हीं के थ्रू ही इनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट करा जा सकता है। कौन इनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा? तो इनको भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। तो उस तरीके से, जिस तरीके से बाकी के अथॉरिटीज अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ ही कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा बाय द नोटिफिकेशन। सेम प्रोसेस यहाँ पर लेबर कोड्स का भी रहेगा। इनका पर्पज क्या रहेगा? बेसिकली इनका पर्पज ये रहता है टू एडजुडिकेट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन द सेकंड शेड्यूल। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? जहाँ पर ये डिसीजंस पास करेंगे। बेसिकली अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि ऐसे हम अथॉरिटीज के बारे में पढ़ते आ रहे थे जो कि सेटलमेंट करवाते थे, सिर्फ उनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते थे। बट जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेबर कोर्ट्स की, एंड ये एडजुडिकेट करेंगे, यानी कि डिसीजंस देंगे, और ये डिसीजंस बेसिकली किसके रिगार्डिंग देंगे? ऐसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन करे गए हैं। सिर्फ सेकंड शेड्यूल के मैटर्स के ऊपर ही जो लेबर कोर्ट्स हैं वो डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड शेड्यूल के मैटर्स हैं और फर्स्ट शेड्यूल के मैटर्स हैं, वो उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल्स और अलग कोर्ट्स हैं उनके लिए, वो हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी लेबर कोड की? तो लेबर कोड के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होगा और जिसको कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाएगा, एंड उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको एक ही पर्सन रहेगा लेबर कोड के अंदर, उसको अपॉइंट कर सकती है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पर जो पर्सन रहेगा लेबर कोर्ट्स के अंदर, उसको नाम दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगे, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7 क्लॉज 3 के अंदर डिफाइन करा गया है। अब ये जो क्वालिफिकेशंस हैं, इनको आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे, तो इसके बाद आने वाले वीडियोस में जो हम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स करेंगे, तो उनके अंदर भी यही सेम क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होने वाले। तो एक बार यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इनको समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन आ सकती है, या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट के जज होना चाहिए अभी प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में कभी वो हाई कोर्ट के अगर जज रहे हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो दे कैन बी अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द लेबर कोर्ट्स। सेकेंड इसमें क्वालिफिकेशन हो सकती है, या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए फॉर मिनिमम 3 इयर्स। कम से कम 3 साल के लिए उन्होंने कॉन्टिन्यूसली वहां पर एज ए डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तरीके की पोस्ट पर वो रहे हों, तो उनको अपॉइंट करा जा सकता है एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेबर कोर्ट्स। थर्ड इसमें क्वालिफिकेशन हो सकती है, या तो वो जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड करा हो फॉर 7 ईयर्स, मिनिमम 7 ईयर्स के लिए उन्होंने जुडिशियल ऑफिस होल्ड करा हो। जुडिशियल ऑफिस के बारे में हम आगे वाले स्लाइड के अंदर इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे।
उससे पहले आप समझिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लेबर कोड अंडर द स्टेट एक्ट, स्टेट के एक्ट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए अगर लेबर कोड्स एस्टैब्लिश करेंगे, वहाँ पर उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तरीके से एक्ट किया हो, मिनिमम 5 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए वहाँ का, तो उनको भी लेबर कोड्स में एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करा जा सकता है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द सेंट्रल। ठीक है, तो वहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी कि जुडिशियल ऑफिस उन्होंने होल्ड करा हो फॉर मिनिमम 7 ईयर्स। अब ये जुडिशियल ऑफिस होता क्या है उसको समझते हैं। जुडिशियल ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है वेयर द जुडिशियल फंक्शंस प्रीडोमिनेट, जहाँ पर जुडिशियल फंक्शंस बेसिकली करे जाते हैं, लाइक मैजिस्ट्रेट्स इवन इफ दे हैव माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। इसके रिलेटेड केस लॉ भी आता है, दैट इज द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएम मोदक, 1958 का ये केस है। तो इस केस को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने जुडिशियल ऑफिस के इंटरप्रिटेशन के साथ, जहाँ पर उन्होंने हेल्ड करा कि जुडिशियल ऑफिस क्या होता है, दैट इज डिफाइंड एज सेक्शन 7 क्लॉज 3, इट रिक्वायर्स प्राइमरी जुडिशियल फंक्शंस नॉट मेरली द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर एक लेबर कोड को स्टैब्लिश करा गया है और उसको एज अ जुडिशियल ऑफिस कहा जा रहा है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर प्राइमरीली जुडिशियल फंक्शंस को ही परफॉर्म किया जा रहा हो। अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं वो, तो उस केस में हम उसको जुडिशियल ऑफिस नहीं कह सकते, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए। दैट इट मीन्स कि वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे जुडिशियल फंक्शंस प्राइमरीली कंडक्ट कराए जाने चाहिए। एंड दैट वाज हेल्ड इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएम मोदक। बेसिकली आप इस केस को अगर याद रखना चाहते हैं, जैसे बॉम्बे के अंदर गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो उस वजह से मतलब उनको मोदक बहुत पसंद है गणेश जी को, तो उस तरीके से आप इसको रिलेट करते हुए इस केस लॉ को याद रख सकते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एसएम मोदक, 1958 का ये केस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द डिस्क्वालिफिकेशंस। अब हमने समझ लिया कि क्वालिफिकेशंस क्या-क्या रहेंगे जुडिशियल ऑफिसर सॉरी एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए लेबर कोड का। लेकिन कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस होते हैं जहाँ पर जिनकी वजह से कि उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, तो ये भी चीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशंस के साथ ही तो काम नहीं चलेगा, उनको डिस्क्वालिफिकेशंस का भी डर होना चाहिए। तो वो कौन-कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, दैट इज़ डिफाइंड एज सेक्शन 7 क्लॉज सी के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। तो फर्स्ट जो डिस्क्वालिफिकेशन आता है दैट इज इंडिपेंडेंस के बेसिस पर, कि अगर मान लो कि यहाँ पर लेबर कोड्स का बायसनेस को ना करना और इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऑफिसर का किसी भी पार्टी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस भी पार्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट को रेफर करा गया है उनके साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि इंडिपेंडेंस को इंश्योर करा जा सके एंड बायसनेस को या प्रेजुडाइज को अवॉइड करा जा सके। सेकंड इसमें डिस्क्वालिफिकेशन आती है एज लिमिट के रिलेटेड, कि मैक्सिमम यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए कि एज लिमिट मैक्सिमम कितने रखी गई है, 65 ईयर्स की रखी गई है। बट अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर सर्विस रूल के हिसाब से, एक पर्टिकुलर सर्विस रूल के हिसाब से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें कुछ चेंजेस कर देती है, या कोई भी और चीज़ होती है, उसमें सर्विस रूल के हिसाब से उसकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स का रखा गया है कि 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो उस केस के अंदर 60 इयर्स के में एक बार तो वो रिटायर हो जाएँगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 65 इयर्स की रखी गई है, तो इस वजह से उनको री-अपॉइंट करा जा सकता है, री-एम्प्लॉयमेंट उनका किया जा सकता है अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर वो 65 इयर्स के हो चुके हैं, उसके बाद उनको री-एम्प्लॉय नहीं करा जा सकता। बट अगर 65 इयर्स कंप्लीट होने से पहले अगर वो रिटायर हो जाते हैं, तो इन दैट केस उनको री-एम्प्लॉय करा जा सकता है। तो सेकंड राउंड ये हो जाता है। अब बात करते हैं इसके पब्लिक सर्वेंट्स। सो जितने भी इसके पब्लिक सर्वेंट्स रहेंगे, जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे, बेसिकली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें रहेगा, उसको एज अ पब्लिक सर्वेंट कंसीडर करा जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। और ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, सारे ही अथॉरिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं कि जितने भी उसके मेंबर्स रहेंगे उनको मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इनके पास भी डिस्प्यूट्स किस तरीके से आएँगे, रेफरेंस के थ्रू ही डिस्प्यूट्स आएँगे। यहाँ पर भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर उनको लगता है कोई भी सेकंड शेड्यूल के मैटर्स वहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो वो लेबर कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। तो रेफरेंस के थ्रू बेसिकली ऑर्डर स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद इनको कंटिन्यू करा जाता है। कोई भी पार्टी इसमें विथड्रॉ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार जब हमने स्टार्टिंग में ही बहुत अथॉरिटीज़ वाला टॉपिक स्टार्ट करा था, तो हमने समझा था कि जहाँ पर हम कंसिलिएशन की बात करते हैं या फिर वर्क्स कमेटी की बात करते हैं, तो वॉलंटरी प्रोसेस होता है वो। वहाँ पर वो पार्टीज़ खुद अपने आप से पहुँचती हैं सेटलमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर वो मैटर्स हैं जहाँ पर कि कंपल्सरी हो जाता है एडजुडिकेशन करना। पार्टीज़ का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेकंड शेड्यूल के मैटर्स के अंदर फॉल कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली वो लेबर कोर्ट्स के पास चला जाएगा।
ठीक है, उसमें पार्टीज़ चाह कर भी उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू ही रहेगा डिस्प्यूट, अगर एक बार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको रेफर कर दिया लेबर कोर्ट्स के पास। फिर उसके बाद ये खत्म कब होगा? जो ये खत्म तभी होगा जैसे वो अपना अवार्ड पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली अथॉरिटी है अभी तक जितनी भी हमने पढ़ ली, जहाँ पर अवार्ड पास हो रहा है, जहाँ पर वो कोई जजमेंट दे रहे हैं और पार्टीज़ के ऊपर वो बाइंडिंग होगी जजमेंट, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। सेकंड शेड्यूल के मैटर्स कौन-कौन से हैं उसको थोड़ा-सा ध्यान में समझ लो। पहला इसमें मैटर आता है, पहला सब्जेक्ट मैटर इसमें आता है प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर्स अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है कि ऐसे रूल्स या ऐसी रेगुलेशंस जो कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में फॉलो करनी मैंडेटरी है, ताकि डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा जाए, तो उनको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो मतलब एक एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री का कुछ ऐसे रूल्स जो कि उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, दैट इज़ नोन एज़ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो लीगैलिटी क्या उन ऑर्डर्स की लीगैलिटी है भी कि नहीं भी? क्या वो ऑर्डर्स उन्होंने रूल्स लिखे हैं, क्या वो लीगल ऑर्डर्स हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स? तो उनके रिलेटेड जो भी केसेस होंगे वो लेबर कोर्ट के पास जा सकते हैं। सेकंड इसमें आता है इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स को किस तरीके से अप्लाई करा जाएगा, उनको इंटरप्रेट किस तरीके से करा जा रहा है, कि बल्कि लिखा तो ये है लेकिन उसका मतलब क्या बनता है उनकी सेंस में, तो उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन करना या फिर उनको अप्लाई करना स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, इसके रिलेटेड सारे मैटर्स भी कहाँ जाते हैं? लेबर कोर्ट के पास जाते हैं। थर्ड इसमें आता है डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ द वर्कमैन, यानी कि अगर कोई भी वर्कमैन अगर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, उसके डिस्चार्ज के रिलेटेड या फिर उसको डिसमिस अगर करा जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए काम से निकाल दिया जा रहा है, या कोई भी ग्राउंड्स पर उसको काम से निकाला जा रहा है, तो क्या वो ग्राउंड्स वैलिड हैं कि नहीं है? क्या उसका जो डिसमिसल है वो वैलिड है कि नहीं है? उसकी अगर रीइंस्टेटमेंट उसको करा जाएगा, उसको रिलीफ दिया जा रहा है, कोई कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? तो वो सारी चीज़ें के जितने भी मैटर्स रहेंगे, दैट विल बी कवर्ड बाय द लेबर कोड्स। फोर्थ इसमें आता है विथड्रॉल ऑफ द कस्टमरी कंसेशन ऑफ और द प्रिविलेजेस, कि अगर उसको कोई भी कस्टमरी उसको कोई कंसेशंस दिए जा रहे हैं, प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, अगर उनको विथड्रॉ करा जा रहा है, तो वो विथड्रॉल क्या लीगल है कि नहीं है? तो उसके रिलेटेड भी मैटर्स लेबर कोड डील करता है। फिफ्थ आता है इल्लीगैलिटी ऑफ द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, की लॉकआउट्स करे गए हैं या स्ट्राइक्स अगर करे गए हैं वर्कर्स के द्वारा, तो क्या वो लीगल हैं या फिर इल्लीगल हैं? तो उसके रिलेटेड सारे मैटर्स भी लेबर कोड डिसाइड करता है। या फिर इसके अलावा सारे के सारे मैटर्स जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं करेंगे, मतलब सेकंड शेड्यूल के सारे मैटर्स तो इसमें आएँगे ही आएँगे। थर्ड शेड्यूल के मैटर्स जो हैं वो कोई और ट्राइब्यूनल के द्वारा हैंडल किए जाएँगे। बट अगर मान लो कोई ऐसे मैटर्स हैं जो कि थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं करेंगे, तो वो सारे मैटर्स के साथ भी लेबर कोड डील कर सकता है। सो दैट इज़ द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेबर कोड्स। अब बात करते हैं कि इनके प्रोसीजर क्या रहेगा। तो प्रोसीजर इसका भी, जैसे अभी तक हम अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका भी डिस्क्रिशनरी पावर रहती है उनके पास भी। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? कि लेबर कोर्ट्स की खुद की मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से कोई भी प्रोसीजर जो उनको लगता है, वो फॉलो कर सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी स्पेसिफिक रूल्स दैट आर मेड अंडर द एक्ट। तो उनसे कोई भी तरीके की यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, कोई भी प्रोसीजर वो चाहें तो वो फॉलो कर सकते हैं। जनरल पावर्स इनको दिए गए हैं, जिस तरीके से हमने कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी पढ़ा था, तो उनको भी कुछ जनरल पावर्स दिए गए थे, वैसे ही कुछ पावर्स यहाँ पर लेबर कोर्ट्स को भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट इसमें पावर आता है सेक्शन 11 क्लॉज़ 2 के अंदर, दैट इज़ एंट्री एंड इंस्पेक्शन का पावर दिया गया है, जिसको हम डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इनके पास पावर क्या रहती है कि किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक नोटिस पास करने के बाद वो वहाँ पर जाके इंस्पेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। थर्ड इनके पास नेक्स्ट इनके पास जनरल पावर आता है, दैट इज़ अंडर 11 क्लॉज़ 3 के अंदर, दैट इज़ द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट। एक सिविल कोर्ट के पास जैसी-जैसी पावर्स होती हैं, वैसी सेम पावर्स एक लेबर कोर्ट को भी दी गई हैं। इसमें कुछ पावर्स दिए गए हैं, जैसे एनफोर्सिंग द अटेंडेंस या फिर एग्जामिनेशन ऑफ द ओथ, कंपेलिंग द डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, इश्यूइंग कमीशंस। तो इससे पहले वाला वीडियो जिन्होंने समझा उसको ये बहुत ईज़ी लग रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट हो रही हैं इस वाले स्लाइड के अंदर भी, इस वाले टॉपिक के अंदर भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि बेसिकली जो भी ये प्रोसीडिंग्स करेंगे उनका लीगल स्टेटस क्या रहेगा। तो जिस तरीके से लेबर कोर्ट हमने पढ़ रहे हैं, तो उसमें जैसे मैं पिछले पिछले वाली वीडियो में कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी करा था, तो उनके जो भी प्रोसीडिंग्स होते थे वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही कंसिडर करे जाते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे जाएंगे लेबर कोर्ट्स के द्वारा, वो भी मान लिया जाएगा दैट दे आर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स फॉर द आईपीसी सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228। अब यहाँ पे थोड़ा-सा समझ लो कि परजुरी क्या होता है और इंसल्टिंग कोर्ट क्या होता है। अब देखो, लेबर कोर्ट्स एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक कंप्लीटली जुडिशियल बॉडी यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करा जाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पावर्स दिए गए हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परजुरी के यहाँ पे पावर्स हैं। परजुरी का मतलब क्या होता है
कि जहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीजन, अगर मान लो कोई भी पार्टी कोर्ट के अंदर कोई गलत एविडेंसेस, फॉल्स एविडेंसेस को प्रेज़ेंट करती है, तो उसके रिगार्डिंग उनको पनिश करा जा सकता है, दैट इज़ नोन एज़ परजुरी। एंड इंसल्टिंग कोर्ट का मतलब कि कोर्ट के कोई भी ऑर्डर्स अगर वो पास कर रहे हैं, मतलब मान नहीं रहे कोर्ट की बात या कुछ भी ऐसा करते हैं, दैट इज़ इंसल्टिंग द कोर्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको पनिशमेंट्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिविल कोर्ट्स का स्टेटस रहेगा, तो सेम इसी तरीके से जिस तरीके से सिविल कोर्ट्स के कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको कहते हैं, तो वही पावर्स यहाँ पर लेबर कोर्ट्स को भी दिए गए हैं कि अगर मान लो कि कोर्ट कोई ऑर्डर पास करते हैं और उन ऑर्डर को माना नहीं जाता, दैट इज नोन एज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसके रिगार्डिंग भी उनको पनिश करा जा सकता है। फिर उसके बाद इनके जो भी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, सो दे अवार्ड एग्जीक्यूटेबल एज अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट, जिस तरीके से एक सिविल कोर्ट की डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है, उसी तरीके से इनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि इनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा, उसको भी एज अ सिविल कोर्ट की डिग्री के जैसे ही एग्जीक्यूट करा जाएगा अंडर द ऑर्डर नंबर 21 ऑफ द सीपीसी। तो इस तरीके से लीगल स्टेटस रहेगा प्रोसीडिंग्स का, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, सिविल कोर्ट स्टेटस का और एग्जीक्यूशन के रिलेटेड। नेक्स्ट अब आता है असेसर्स और कॉस्ट के रिलेटेड। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझो कि जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी पढ़ा था, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी में भी असेसर्स की बात करी थी हमने, जहाँ पर हमने पढ़ा था असेसर्स कौन होते हैं, ऐसे पर्सन जो कि किसी भी स्पेशल फील्ड की नॉलेज रखते हो, ठीक है, जिनके पास में कोई स्पेशल नॉलेज है एक पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड। तो वहाँ पे कोर्ट्स के पास में पावर है, सेम लेबर कोर्ट्स के पास में पावर है कि वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकते हैं टू एडवाइस ऑन द प्रोसीडिंग्स, एंड दैट पावर इज गिवन अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 5 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन 11 क्लॉज 7, दैट इज द कॉस्ट के रिलेटेड। बेसिकली जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर कंडक्ट करी जा रही हैं लेबर कोर्ट्स की, उसकी जो भी कॉस्ट रहेगी वो कौन देगा एंड कितनी उसकी लायबिलिटी बनती है, तो उसके रिगार्डिंग सारे डिसीजंस कौन देगा, लेबर कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। लेबर कोर्ट्स के पास पावर है टू अवॉर्ड द कॉस्ट, एंड द कॉस्ट आर रिकवरेबल एज द लैंड रेवेन्यू अरियर्स। उसको बताते हैं इनके पावर्स इन डिस्चार्ज और डिसमिसल। सो हमने यहाँ पर जो बात करा था डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड, कि जितने भी केसेस जहाँ पर किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज करा जा रहा है या डिसमिस करा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से, तो उस पर्सन के उसके रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स हैं। तो देखो ये जो पावर्स हैं दैट इज इंसर्टेड बाय द फायरस्टोन केस, 1973 का ये केस था। उस केस के बाद ये पावर्स यहाँ पर एड ऑन करे गए हैं अंडर सेक्शन 11A के अंदर। तो देखो यहाँ पे पावर्स क्या क्या है, अगर कोई भी केस आता है उनके पास डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल के रिलेटेड, तो लेबर कोर्ट्स के पास में पावर है कि वो उस केस को अनजस्टिफाइड है अगर, तो उसको सेट असाइड कर सकते हैं। कि अगर उनको लगता है कि कोई भी पर्सन को काम से निकाला जा रहा है, कोई भी पर्सन को जॉब से निकाला जा रहा है, डिसमिस करा जा रहा है या डिस्चार्ज करा जा रहा है और वो अनजस्टिफाइड तरीके से करा जा रहा है, तो इन दैट केस वो उस डिसमिसल को असाइड भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं। देन सेकंड इनके पास पावर है ऑर्डर द रीइंस्टेटमेंट, कि दोबारा से वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इसको चेक करा जाए या फिर दोबारा इसको ध्यान दिया जाए इस ऑर्डर के ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है। थर्ड इज अवॉर्ड द बैक वेजेस, कि उसके जितने भी वेजेस अब तक उसके रहते थे वो सारे वेजेस उसको वापस दिए जाएं। इम्पोज लेसर पनिशमेंट्स या फिर लेस कम पनिशमेंट उसको दिया जाए, तो ये सारे पावर्स बेसिकली दिए जाते हैं लेबर कोर्ट्स को कि डिस्चार्ज और डिसमिसल के रिलेटेड। कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है, नो फ्रेश एविडेंस कैन बी टेकन, डिसीजन मस्ट रिलाई ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, पूरे रिकॉर्ड्स मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स के ऊपर ही सारे डिसीजन यहाँ पे पास करे जाएंगे, कोई फ्रेश एविडेंसेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। तो ये सारे पावर्स दिए गए थे लेबर कोर्ट्स को आफ्टर द फायरस्टोन केस। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही चीज़ बाद में आपके आगे आने वाले वीडियोस में जब हम बाकी के 2 ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही सेम चीज़ पावर्स उनको भी दिए गए हैं। अब इसके रिलेटेड केस लॉज़ हैं कुछ जो कि आप अपने एग्ज़ाम में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो उसमें पहला केस आप लिख सकते हैं वर्कमैन वर्सेस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी, दैट इज़ 1973 का केस है। तो अभी जस्ट हमने समझा कि ये डिसमिसल के रिलेटेड होता है, तो उसमें भी कोर्ट्स को पूरा पावर दिया गया है टू रीअप्रिशिएट द एविडेंस इन डिसमिसल केसेस आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 11A। अब बात करते हैं कि लेबर कोर्ट्स के पास में क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं। सो दैट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 15। सो लेबर कोर्ट्स की ड्यूटीज़ क्या हैं? पहली चीज़, टू कंडक्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एक्सपीडिशियसली अप्रॉक्सिमेटली 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इनका लिमिटेशन माना गया है कि 3 मंथ्स के अंदर-अंदर जितने भी केसेज़ इनके पास आते हैं, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स प्रॉपर्ली कंडक्ट करके 3 मंथ्स के अंदर-अंदर उसको जजमेंट पास कर दिया जाए, अवार्ड पास कर दिया जाए। नाउ सबमिट द अवार्ड विदिन द स्पेसिफाइड पीरियड इन द रेफरेंस ऑर्डर। जो भी रेफरेंस ऑर्डर जब दिया गया है, कोई भी केस को जब रेफर करा जाएगा लेबर कोर्ट्स के पास, तो वहाँ पर एक स्पेसिफाइड पीरियड मेंशन करा गया होगा और उसी स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर उनको अवार्ड देना है।
एक्सटेंशंस यहाँ पर अलाउड हैं अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 2A। तो ये जब हम आगे वाली वीडियोस के अंदर जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से कि क्या ये होता है। तो बेसिकली ये 3 यहाँ पर लेबर कोड्स की ड्यूटीज़ दिए गए हैं। अब बात करते हैं फॉर्म एंड पब्लिकेशन ऑफ द अवार्ड कि जो भी अवार्ड दिया जाएगा लेबर कोड्स के द्वारा दैट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 16 एंड 17, तो उनका फॉर्म क्या रहेगा और पब्लिकेशन किस तरीके से होगा उसका। तो अवार्ड देने का फॉर्म क्या रहेगा, राइटिंग में होना चाहिए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए उसके ऊपर। फिर इसको पब्लिश करा जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा विदिन 30 डेज़ के अंदर इसको पब्लिश करना है। जैसे कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी का था, सेम वही टाइम पीरियड यहाँ पर भी दिया गया है। दे मस्ट बी पब्लिश बाय द गवर्नमेंट विदिन 30 डेज़ एंड आफ्टर पब्लिकेशन वो अवार्ड फाइनल हो जाएगा। देयर इज़ अ केस लॉ दैट इज़ संघाम टेप कंपनी वर्सेस हंसराज 2005 का ये केस है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अवार्ड बिकम्स ऑपरेटिव ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट पब्लिकेशन, कि जैसे गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी उस अवार्ड को, उसके बाद ही वो अवार्ड फाइनल होगा, ऑपरेटिव होगा। राइट, सो दिस वाज हेल्ड इन दिस केस। कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पे एक छोटा सा बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं दैट इज गिवन एज सेक्शन 21 कि अगर मान लो कि लेबर कोर्ट के पार्टीज आपस में रिक्वेस्ट करते हैं लेबर कोर्ट के पास दैट दे शुड नॉट पब्लिश और डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस और ट्रेड यूनियन इन्फॉर्मेशन। तो ये रूल यहाँ पे दिया गया है कॉन्फिडेंशियलिटी कि पार्टीज यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकती हैं लेबर कोर्ट को टू नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस और ट्रेड यूनियन इन्फॉर्मेशन, तो उस चीज़ को डिस्क्लोज करने से रिक्वेस्ट करा जा सकता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया है पर्जरी का केस, कि जहाँ पर उनको लगता है कि पर्जरी हो रही है, मतलब फॉल्स एविडेंसेस उन्होंने प्रेजेंट करे हैं कोर्ट के अंदर, तो इन दैट केस वो इस डिस्क्लोजर को अलाउ कर सकते हैं, बजाय कि उन्होंने रिक्वेस्ट करा हो कि कॉन्फिडेंशियल बिजनेस एंड ट्रेड यूनियन इन्फॉर्मेशन को ना डिस्क्लोज किया जाए, तब भी उसको डिस्क्लोज करा जा सकता है इफ देयर इज अ केस ऑफ पर्जरी। नाउ देयर इज प्रोहिबिशन ऑन द स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। तो जिस तरीके से हमने कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी में पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। जिस तरीके से ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट्स, इस टाइम पे अभी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं कोर्ट के अंदर बिफोर द लेबर कोर्ट्स, तो उस टाइम पर स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स नहीं करे जा सकते। और इवन अगर प्रोसीडिंग्स वहाँ पे पास कर दी गई हैं, कंक्लूजन अगर दे दिया गया है, वार्ड पास कर दिया गया है, उसके 2 मंथ्स के बाद तक भी वो कोई भी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स नहीं कर सकते। वर्कमैन को स्ट्राइक करने से प्रोहिबिट करा गया है और एम्प्लॉयर को लॉकआउट्स डिक्लेयर करने से प्रोहिबिट करा गया है। अब इसी के रिलेटेड कुछ केस लॉज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें दयाराम केस है कि जहाँ पर उन्होंने अपील फाइल करी थी विद 52 डेज के डिले के साथ, बट इसको डिसमिस कर दिया गया था फॉर इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन। तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या था, डिले मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रीजनेबल कोर्ट कॉजेज, अदरवाइज द कोर्ट विल नॉट कंडोन इट। तो ये उसके रिलेटेड था कि अगर मान लो 52 डेज का डिले यहाँ पर हुआ था अपील फाइल करने में, लेकिन कोई भी जस्टिफाइड सिनेरियो, जस्टिफाइड रीजनेबल कॉज वहाँ पे नहीं दिया गया, तो उस वजह से उन्होंने उस डिले को कंसिडर नहीं करा, एप्रोप्रिएट कंसिडर नहीं करते हुए यहाँ पर कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें कुछ केस लॉज हैं जो कि आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपली, इसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको जो हेल्ड करा गया था इस केस में वो भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। फर्स्ट इसमें केस आता है द स्टेट्समैन लिमिटेड वर्सेस HR डेब का केस, जहाँ जुडिशियल ऑफिस के रिलेटेड केस है। देन आनंद बाजार पत्रिका वर्सेस एम्प्लॉयज का केस है। इफ it was held if the domestic inquiry is proper, labor court cannot interfere unless the finding are perverse। देन आवाज प्रकाशन वर्सेस PK पुजारी का केस है, जहाँ पर उन्होंने हेल्प करा दैट द लेबर कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द वर्किंग जर्नलिस्ट्स एंड स्पेसिफिक एक्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। तो ये केसेस आप यहाँ पे अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर शॉर्ट आता है तो उस केस में तो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है ही नहीं केस लॉज को। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा इसके डेफिनेशंस के बारे में। सेक्शन 7 वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 7 क्लॉज 3 में इसके क्वालिफिकेशंस हैं। सेक्शन 7C के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। सेक्शन 10 इज अबाउट द जुरिस्डिक्शन। 11 इज अबाउट द प्रोसीजर। 11A इज अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ पावर्स। 15 इज रिलेटेड ड्यूटीज। 16 एंड 17 अवार्ड के रिलेटेड है और पब्लिकेशन के रिलेटेड है। 21 इज कॉन्फिडेंशियलिटी के रिलेटेड एंड 23 इज रिलेटेड द स्ट्राइक्स प्रोहिबिशन। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि यहाँ तक आया, तो अच्छा लग ही गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द नोट्स, कि आपको इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप इसके नोट्स हैंड रिटन नोट्स बेसिकली एक्सेस करना चाहते हैं कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है एग्जाम्स में अपने, तो उस केस से आप मेरा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ है। सिंपली आप लिंक पे क्लिक करिएगा एंड लिंक पे क्लिक करते हैं आप सर्च बॉक्स में
आपके सामने टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा एंड सर्च बार में सिंपली सर्च करिएगा जो भी आपको टॉपिक चाहिए, उसके रिलेटेड आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक सारे नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।